Hello students, today we discuss about the class 12 chemistry chapter aldehyde ketones and carboxylic acid। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हाईली बॉइलिंग लिक्विड्स देन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड इवन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं किनके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड कीटोन जो इसी चैप्टर के अदर पार्ट हैं जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, या फिर इसके पहला वाला जो चैप्टर है एल्कोहल, उनसे भी जो है ये हाई बॉइलिंग लिक्विड ये होते हैं। इसका मेनली रीजन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर टू मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होकर डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है, जो मोलर मास होता है उसका डबल हमें मिलता है। जैसे कि हम एसिटिक एसिड की बात करें तो उसका जो मोलिकुलर मास है वो हमें 120 डिग्री या 120 हमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये स्ट्रक्चर आपको बता रखी है RCOOH के बारे में, जिसमें हमने ये डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन अटैच कर रखा है। ये 1 मोल है RCOOH का और इसी का हमने सेकंड मोल यहाँ पर बता रखा है। अब इसके अंदर आप ये जो डैश के जो बॉन्ड हमने बता रखे हैं क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, नोन एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वेपर स्टेट में ऐसा होता है और ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना ही यहाँ पर था कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस ये कौन कौन सी शो करता है, जिसमें हम सबसे फर्स्ट देखते हैं एसिडिटी। एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि एसिडिक नेचर ये किस तरीके से शो करता है, H+ को किस तरीके से ये लूज करता है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन, सोडियम के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और हम जानते हैं सोडियम जब कंपाउंड फॉर्म करेगा तो फिर उस पर +1 चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो RCOOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ रिमूव करेंगे और H+ की जगह यहाँ पर सोडियम ले लेगा, यानी कि यहाँ पर H2 गैस रिमूव हो जाएगी। 2 मोल्स हमें यहाँ पर लेने हैं। ये जो कंपाउंड है क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल हम लेंगे और इन 2 मोल्स में से H2 गैस रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और यह हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो इसके एसिडिक नेचर शो करेगा। H+ रिमूव होगा और सोडियम उसका प्लेस ले लेगा। दैट इज यहाँ पर RCOO- Na+ बनेगा, RCOONA, जिसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। जो RCOO- आयन होता है उसका नेम होता है कार्बोक्सिलेट आयन, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कर रही है, एसिडिक नेचर शो कर रही है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम एक और देख लेते हैं, जिसमें ये तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और NaOH जो है बेस होता है। ठीक है, तो ये तो क्या देगा, H+ देगा क्योंकि ये एसिड है, और ये क्या देगा, ये बेस है, इसलिए ये OH- देगा। H+ और OH- मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे एज ए प्रोडक्ट। और ये जो Na+ वो बचा हुआ वहाँ पर RCOO पे आके अटैच हो जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगा अगेन सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये 3 रिएक्शंस हैं एसिडिक नेचर की, और ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है ये केमिकल टेस्ट भी है, लेबोरेटरी टेस्ट भी है। किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कि कोई कंपाउंड अगर हमें दिया जा रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो रिएक्शन है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होती है। होगा इसमें भी क्या, यह हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव होगा, तभी हम इसकी एसिडिक नेचर शो कर पाएंगे और यहाँ पर Na+ आ जाएगा। यानी कि RCOO- Na+ सोडियम कार्बोक्सिलेट तो तीनों रिएक्शंस में बनेगा, जिसमें कि RCOOH का जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसको रिमूव करके उसके बेस पर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, CO3 के अंदर CO2 गैस अलग हो जाएगी और OH और ये H, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी कि जैसे ही हम कोई कंपाउंड हमें दिया जा रहा है उसके अंदर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट डाल रहे हैं और उससे CO2 गैस अगर हमें मिल रही है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वो जो कंपाउंड हमें दिया था उसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये केमिकल टेस्ट भी है।
तो 3 तरह की रिएक्शन हमने देखी, जिससे हमने ये पता चला कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो H है वो एसिडिक नेचर का होता है। पहले हमने सोडियम से कराई, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से। तीनों जगह जो प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट सोडियम कार्बोक्सिलेट बना यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन रिप्लेस, सोडियम उसकी जगह आ गया। और फर्स्ट जो सोडियम से कराई थी उसमें हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई, बेस हमने लिया NaOH, उसमें वाटर रिमूव हुआ, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने लिया उसमें वाटर और CO2 भी साथ में मिली, जो कि केमिकल टेस्ट है किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन यानी एनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। मतलब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसोसिएट करते हैं, वाटर से उसकी रिएक्शन करा देते हैं इस तरीके से, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH ही है ये जो हमने लिखे हैं ये क्या है, दोनों एक ही हैं, RCOOH ही है। इस RCOOH में क्या होगा, देखो ये एसिड का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, इसका नाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये H+ रिमूव हो जाएगा यहाँ से और ये H+ ये वाटर ले लेगा, ठीक है। ये वाटर के जो लोन पेयर यहाँ पर हम ले जा रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर जाके ये H जुड़ जाएगा और H3O+ बन जाएगा, यहाँ पे H2O में एक H ऐड हो जाएगा, H3O+ बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वैसा का वैसा ही, और नीचे यहाँ से जो है O पे माइनस आ जाएगा क्योंकि H+ रिमूव आता है यहाँ से, तो O पे माइनस। इस तरीके से ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलेट आयन की, और ये जो एसिडिक रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कार्बोक्सिलेट आयन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जाम में पूछी जाती है। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसकी बनानी है हमें तो कुछ नहीं करना है, अब की बार डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा और ये जो O- है वो ऊपर चला जाएगा। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी होती है, इसलिए हमने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस उसके अंदर होता है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है, जिससे हमें कार्बोक्सिलेट एनायन मिलता है और साथ में हाइड्रोनियम आयन मिलता है। ये जो आयन बना है इसको ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इस तरीके से हमने ये कार्बोक्सिलेट आयन से रिलेटेड स्टडी की और एसिडिटी भी देखी। तो अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी से रिलेटेड 3 रिएक्शन देखी, जिसमें केमिकल टेस्ट भी देखा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। हम एसिडिटी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कंपाउंड्स और पीके वैल्यूज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। के जो होता है वो होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और फिर पीके होता है। तो पीके का जो वैल्यू है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज़ पीके का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उतनी कम होती जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के होते हैं, यानी पीके का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। पीके प्रोपोर्शनल टू 1 एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब देखो कुछ पीके की वैल्यूज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं और कुछ कंपाउंड हमें यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड कंपाउंड है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3COOH, नेक्स्ट है C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड, और उसके बाद एसिटिक एसिड। ये 4 तरह के कंपाउंड हम देख रहे हैं और इनके पीके वैल्यूज़ हम देखते हैं। जैसे कि HCl के लिए पीके का वैल्यू होता है -7.0, माइनस में चला जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड ये होता है। फिर हम बात करते हैं CF3COOH के बारे में, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, जिसके लिए पीके का वैल्यू होता है 0.23। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे तो CF3COOH हम बोलेंगे। इनऑर्गेनिक में अगर आप देखें तो ये HCl यहाँ पर इस डेटा से हमें दिख रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बेंजोइक एसिड, इसके लिए 4.19 होगा पीके का वैल्यू, और CH3COOH के लिए 4.76 होगा पीके का वैल्यू। यानी पीके का वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम ये चारों एग्जाम्पल देखते हैं उसमें से 3 ये जो एग्जाम्पल है वो ऑर्गेनिक एसिड्स के हैं। तो इसमें से ये जो एसिड होगा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, इसके लिए 0.23 पीके मिलता है, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब हम कुछ ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन पीके वैल्यू। पीके वैल्यू के बेस पर ही हम इसको देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है हेलोजन में CF3COOH, इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, अभी हमने देखा भी है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड जो है ये होगा। फिर हम बात करते हैं, उसके बाद आएगा CCl3COOH, यानी कि F की जगह यहाँ पर Cl आ जाएगा, तो ये होगा ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद CaCl2COOH, फिर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर देंगे, NO2 ले लेंगे। NO2 लेने पर क्या हो जाएगा, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा
कम हो जाएगा। फिर साइनाइड लेंगे तो और ज़्यादा एसिटिक एसिड कम, फिर 1 फ्लोरीन कंटेनिंग एसिटिक एसिड ही होगा, यानी फ्लोरो एसिटिक एसिड ये होगा। यानी कि 3 फ्लोरीन अगर एसिटिक एसिड में है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। फिर 1 फ्लोरीन आ गया, फिर 1 फ्लोरीन के बाद वापस से 1 क्लोरीन कंटेनिंग केस हो जाएगा, फिर 1 Br कंटेनिंग केस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये क्लोरो, ये ब्रोमो एसिटिक एसिड। फिर बात करते हैं सिंपल फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए हम एक कार्बन और यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये Cl इस COOH से दूर चला जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद बेंजोइक एसिड आ जाएगा और उसके बाद ये हमें इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। ये फेनिल एसिटिक एसिड है और सबसे लास्ट में हमें मिल रहा है यहाँ पर एसिटिक एसिड जो वीक एसिड होता है। तो ये स्ट्रेंथ है और ये जो सारे हमने जो ऑर्डर देखा ये pKa वैल्यू के बेस पर ही है। इससे हमें ये पता चला है कि इसमें जो ये CF3COOH जो हमने यहाँ पर भी देखा है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके लिए pKa का वैल्यू 0.23 है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड जो है होता है यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए pKa का वैल्यू सबसे कम है। अगर इन तीनों में हम देखें तो 1, 2, 3 में ये इनऑर्गेनिक एसिड है HCl। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड क्यों है। तो देखिए इस तरीके से ये ट्राईफ्लोरो एसिड हमें मिल रहा है CF3COOH, हम इसमें देख रहे हैं 3 F यहाँ पर है, 3 फ्लोरीन जो है इसमें हमें दिख रहे हैं। ये फ्लोरीन क्या करेंगे यहाँ पर -I इफेक्ट शो करेंगे। -I इफेक्ट का मतलब ये करेंगे पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों जो क्या करेंगे पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और इसी के कारण से क्या होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होगा। यही इसका रीजन है, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एटम। ये जो फ्लोरीन एटम है इसमें -I इफेक्ट शो करते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसका नेम होता है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नेम क्या होगा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब हम कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर बेंजीन या रिंग के ऊपर COOH है तो इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और इस बेंजोइक एसिड पे एक तरफ हम पैरा पोजीशन पे मेथोक्सी ग्रुप लगा रहे हैं OCH3 और एक तरफ एक और कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें NO2 ग्रुप लगा रहे हैं, और इन तीनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उनकी स्टडी हम करना चाह रहे हैं। तो देखिए बेंजोइक एसिड जो होगा, जब सिंपली बेंजोइक एसिड होगा तो उसका pKa का वैल्यू आप देखिए 4.19 हमें मिल रहा है। लेकिन जब इस पर हमने OCH3 ग्रुप अटैच कर दिया इस तरीके से पैरा पोजीशन पे हमने ये OCH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये OCH3 ग्रुप क्या होता है भाई, ये OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करेगा पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से इसका क्या होगा pKa का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, यानी 4.46 इसके लिए pKa का वैल्यू हमें मिलता है। इसका नेम होगा देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 नंबर पे मेथोक्सी ग्रुप है और बेंजोइक एसिड ये था इसी पहले से, तो 4 मेथोक्सी बेंजोइक एसिड, इसके लिए pKa का वैल्यू है 4.46। ठीक है, OCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए इसका pKa इंक्रीज हो गया और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड में 4.19 था। अब हम बात कर लेते हैं अगर पैरा पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर लगा दें, जैसे कि NO2 ग्रुप अगर हम लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ये होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने एरोबिस में इसी तरीके से बता रखा है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है इस तरीके से। ऐसा करने से इसका नाम तो हो जाएगा देखिए 1, 2, 3 और 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, यानी कि पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसके लिए जो pKa का वैल्यू है वो हो जाएगा 3.41, यानी pKa का वैल्यू कम हो जाएगा बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में। तो ये क्या हो जाएगा pKa वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो इन तीनों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, क्योंकि इसका pKa का वैल्यू क्या है 3.41 है, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हमने पैरा पे लगाया तो ऐसा हुआ। तो हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक नेचर है उससे रिलेटेड स्टडी की।